नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है। यहाँ ये यात्रा उन क्षेत्रों में जाएगी जहाँ की पिछली बार ये यात्रा अछूती रही थी। वाराणसी से कल इसका खूबसूरत आगाज हुआ है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार मैंने देखा कि प्रधानमंत्री के रोड शो में जितनी बनारस में भीड़ होती है उससे कमतर भीड़ यहाँ नहीं देखी गई। यहाँ ये सवाल भी उठता है, क्या यह भीड़ केवल राहुल को देखने या सुनने ही आती, या उसका कुछ परिवर्तन करने का भी इरादा है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पूरे देश में कमज़ोर हुई है उतनी कमज़ोर वो कभी नहीं रही। इसका क्या कारण रहा ये तो कांग्रेस के नीति निर्धारकों को ही समझना चाहिए कि एक समय यहाँ का 15-16% मतदान रखने वाला उत्तर प्रदेश अब कांग्रेस की हैसियत लोकसभा चुनाव में 6% और विधानसभा के हाल या 22 में हुए इलेक्शन में केवल 2% रहा, और उनका सिर्फ एक ही विधायक। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के नीति निर्धारकों को समझना पड़ेगा, और जिस तरह राहुल गांधी सड़क पर उतरकर मुद्दों के आधार पर मेहनत कर रहे हैं वैसी ही मेहनत उनके संगठन में करनी पड़ेगी। किस प्रकार कांग्रेस ने 3 राज्यों के हारने के बाद कठोर कदम उठाए। मध्य प्रदेश में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटाकर जीतू पटवारी को वहाँ अध्यक्ष बनाया, और संभवतः इस फैसले से दुखी होकर ही कमलनाथ क्या आप भाजपा में जाने वाले हैं? सूत्र तो यही जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन के ही अपने एलआई सपा प्रमुख को जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, निश्चित तौर पर यह भाषा ये गठबंधन की नहीं है और न ही किसी वरिष्ठ राजनेता की है। कमलनाथ बीजेपी में क्यों जा रहे हैं इसका भी एक कारण है, ईडी का प्रभाव है। क्योंकि नकुलनाथ के खिलाफ ही ईडी के पास फाइलें उनके पास पड़ी हुई हैं, और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ शिकंजा कस रहा है, कल वो अपने छिंदवाड़ा के सभी 5 दिनों के प्रोग्राम को कैंसिल करके जिस तरह वह दिल्ली भागी गई, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, और जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली की यात्रा को चुना उससे हमारे सूत्र के खबर की पुष्टि होती है। कमलनाथ यदि बनारस की तरफ आते तो ये माना जाता कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर आए हैं, लेकिन अपने कार्यक्रम को स्थगित करके जिस प्रकार उन्होंने दिल्ली का रास्ता चुना, तो निश्चित तौर पर ये महसूस हो रहा है कि कमलनाथ अपने सांसद पर नकुलनाथ को बचाने के लिए भाजपा की वॉशिंग मशीन में ढूंढने को तैयार हो गए।
कांग्रेस के नीति निर्धारकों को ये सोचना होगा कि जिन नेताओं को उन्होंने शपथ दिया, उन्हें केंद्रीय मंत्री का पद दिया, मुख्यमंत्री का पद दिया, उनकी मान प्रतिष्ठा की, तो आखिर वो लोग अब खराब समय में क्यों वहाँ जा रहे हैं और पार्टी का दामन क्यों छोड़ते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसके लिए बिना भेदभाव के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को उन नेताओं पर कार्रवाई करनी ही होगी, क्योंकि अगर कार्रवाई न की तो पार्टी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जिस प्रकार की हार कांग्रेस की 2014 में हुई, 19 में हुई और 24 में जिस तरह से उनकी स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, एक एक गठबंधन सहयोगी उनको छोड़ता जा रहा है, तो वो ये तय कर रहा है। और जिस प्रकार से उनके, चाहे वो अशोक चौहान रहे हों महाराष्ट्र से या अन्य नेता रहे हों, जिन्होंने कि देर सबेर कांग्रेस ज्वाइन की है और धीरे धीरे करके वो जा रहे हैं, तो आम जनता में ये परसेप्शन खड़ा हो रहा है जैसा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कांग्रेस निरंतर कमज़ोर है और उसमें लड़ने का मुद्दा नहीं बचा है। कल राष्ट्रीय अधिवेशन में जिस प्रकार उन्होंने कांग्रेस पर ही बात की है, हालांकि प्रधानमंत्री जी का ये मनोरंजक शगल रहता है कि वो कांग्रेस को कमज़ोर बताते हैं और कांग्रेस की बुराई करते हैं, लेकिन जब वो किसी मुद्दे पर फंसते हैं तो वो निश्चित तौर पर उसी कांग्रेस की आड़ लेने को मजबूर होते हैं। कल भी उन्होंने जिस प्रकार विकसित भारत को लेकर या अन्य अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए आगामी चुनाव में कार्यकर्ताओं को जाने के लिए प्रेरित किया और कांग्रेस की भूर आलोचना की, उससे ये महसूस होता है कि अगर पूरे देश में कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस की धुरी में खड़ा हुआ इंडिया गठबंधन, जिसे कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी एक एक करके गिराती जा रही है और आम जनता के बीच में ऐसा परसेप्शन खड़ा कर रही है कि कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार रिपीट हो रही है, 400 पार जा रही है, तो आखिर उनको ऐसे भ्रष्ट लोगों को अपने पार्टी में लेने की ज़रूरत क्या है। आखिर उन्हें क्यों भारत रत्न के जरिए जयंत चौधरी को अपने पाले में लाना पड़ता है, आखिर क्यों उन्हें भारत रत्न के सहारे बिहार में नीतीश कुमार को अपने पाले में लाना पड़ता है, उन नीतीश कुमार को जिन नीतीश कुमार ने सिर्फ मोदी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन का निर्माण किया था। भले ही प्रधानमंत्री इस बात को लेकर मुतमईन दिखते हों कि उनकी पार्टी 370 लाके ला रही है और गठबंधन, एनडीए गठबंधन 400 पार जाएगा, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ग्राउंड पर स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर जाकर कमल के पक्ष में वोटिंग कराने और हर बूथ पर एक योजना के तहत ज़्यादातर वोट लाने की अपेक्षा कार्यकर्ताओं से की है। निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री का और बीजेपी का एक लक्ष्य हो गया 2014 से कि वो एक बड़ा लक्ष्य रख के फील्ड पर जाते हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं। यही सब बातें कांग्रेस को भी सीखने पड़ेगी अगर वो आगामी भविष्य में राजनीति करना चाहती है और अपनी खोई मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहती है, तो उसे
सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ताओं को वरीयता देनी पड़ेगी और वर्षों से जमे उन मठाधीशों को हटाना पड़ेगा जिन लोगों ने पूरी पार्टी का कबाड़ा कर दिया है। ये फैसला कांग्रेस को ही लेना है कि आखिर कांग्रेस भविष्य में राजनीति करेगी या उसे मात्र एक झोले में सिमटी हुई वैसी कांग्रेस चाहिए जिसे वो वर्षों से चलाती रही है। और खासकर बीजेपी का भी यह आरोप है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ बहन भाई की पार्टी रह गई है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल किसी अन्य मुद्दे के साथ आपसे बात करेंगे। जय हिंद।